दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आपको एक ऐसे मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो कि जलती चिता के बीच में से इंसानी बॉडी को निकाल करके खा जाता था। इसके अलावा अलकनंदा नदी में एक्सीडेंटल रूप से बहकर आने वाली जो इंसानी बॉडी होती थी, जब वो किनारे लग जाती थी तो उनको भी वो खा जाता था। यह जो लेपर्ड था यह एक्टिव हुआ था रुद्रप्रयाग के आसपास के इलाके में। यह रुद्रप्रयाग का वही इलाका है जहां पर की प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट ने 2 मई 1926 को एक ऐसे लेपर्ड को मार गिराया था जिसने कुल मिलाकर के 126 इंसानों को 126 या 125 इंसानों को मारकर खाया था। मेरे आइडिया से 125 इंसान थे। 125 इंसानों को मारकर खाया था। 2 मई 1926 की उसने उस लेपर्ड को मारा था और वो लेपर्ड 1918 में एक्टिव हुआ था और 1926 में मारा गया था। और उसी ट्रेन में उसी इलाके में ये जो मैनीटर लेपर्ड था ये एक्टिव हुआ था। उत्तराखंड में जब हम हरिद्वार से बद्रीनाथ की तरफ रोड से चलते हैं तो पहले देवप्रयाग नाम का एक शहर आता है। देवप्रयाग के बाद में श्रीनगर गढ़वाल का एक शहर आता है। श्रीनगर गढ़वाल के बाद में श्री माता धारी देवी का मंदिर आता है। माता धारी देवी मंदिर के आगे शिरोवगढ़ नाम की एक जगह आती है और शिरोवगढ़ नाम की जगह के आगे एक खाकरा नाम की एक और जगह आती है। ये खाकरा का जो इलाका है यहीं पर यह माइनीटर एक्टिव हुआ था। खाकरा के बाद में गुलाब राय आता है। गुलाब राय के साथ ही रुद्रप्रयाग आ जाता है और उसके बगल में ही अलकनंदा नदी बहती है। ये जो खाकरा का इलाका है यहीं पर 1990 में यह मैन ईटर लेपर्ड एक्टिव हुआ था। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार इस मैन ईटर लेपर्ड ने कुल मिलाकर के 4 इंसानों को मारकर खाया था। लेकिन जब इस लेपर्ड के पग चिन्हों का पगमार्क का पीछा करते हुए जो शिकारी था, जो इसका शिकार करने के लिए आया था, जिसको परमिट इशू हुआ था, वो जब इसकी गुफा के अंदर गया, वो गुफा जहां पर ये शिकार को खींच करके ले जाता था और खाता था, तो वहां पर तमाम इंसानी हड्डियां उस शिकारी को मिली थी और उन हड्डियों की मात्रा के हिसाब से उस शिकारी के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि इस लेपर्ड के द्वारा कम से कम 15 से 20 इंसानों को मारा गया है। और इस लेपर्ड ने क्या क्या घटनाएं की और किस प्रकार इस लेपर्ड को उस शिकारी के द्वारा खोज कर मारा गया, वो मैं आपको आज इस स्टोरी में बताऊंगा। खाकरा नामक जगह है, वहां पर नौगांव नाम का एक गांव है। उसका जो प्रॉपर जो पूरा नाम है वो है नौगांव लागा बोलानी, लेकिन उसको शॉर्ट में नौगांव बोला जाता है। वो जो नौगांव नाम का शहर है वहां का एक निवासी था, उसका नाम था जय किशन। और जय किशन की एक खोखे नुमा दुकान थी, चाय का खोखा था। वो चाय बेचा करता था और साथ में कुछ बिस्किट वगैरह कुछ और खाने पीने का सामान बेचा करता था। नौगांव के बाहरी इलाके में उसका खोखा उसी सड़क के ऊपर था, वो सड़क जो कि बद्रीनाथ की तरफ जाती है। उस समय में यानी 1990 की बात कर रहा हूँ, 1990 की, उस समय में वहां पर ना तो सड़क इतनी चौड़ी थी, ना इतनी आवाजाही होती थी। और वैसे भी वो वक्त था जनवरी का, उस समय में जो टूरिस्ट थे वो ज्यादा जाया नहीं करते थे। जनवरी के तीसरे वीक की बात है, सन 1990। वो जो जय किशन नाम का दुकानदार था, शाम को उसने अपनी दुकानदारी बंद की। उसकी खोखा था चाय का, उसने अपनी दुकानदारी बंद की और दुकानदारी बंद करने के बाद में उसने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। वो उसी अपने खोखे के अंदर ही रात को रुका करता था और कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं थी उसमें। ना तो कोई मैनीटर लेपर्ड का वहां पे कोई शोर था, ना कोई मैनीटर लेपर्ड उसमें तो कोई एक्टिव हुआ था। और वो कई महीनों से, कई वर्षों से उसी खोखे में सोता था और रहता था। और शाम के 7 साढ़े 7 बजे उसने अपने खोखे के सामने ही, जहां पर उसकी दुकान थी, सड़क के किनारे उसने एक आग जलाई और उस आग जलाने के साथ ही उसने उसके ऊपर अपना खाना भी बनाया और साथ में उसकी सर्दी भी दूर हुई, क्योंकि जनवरी का आखिरी वीक था वो। और शाम के करीब 5 साढ़े 5 बजे ही जहां उसका खोखा था उसके पीछे पहाड़ी स्लोप बनाती हुई 200-250 का जो ऊपर चली जाती थी, वही पहाड़ी जब नीचे उतरती थी तो ऐसे सड़क थी और सड़क के बाद में पहाड़ी फिर स्लोप बनाती नीचे अलकनंदा नदी तक चली जाती थी। वो जो उसके खोखे के पीछे जो पहाड़ी थी
उसके ऊपर तमाम झाड़ियां थी, पेड़ थे, झाड़ झंखाड़ थे और चट्टानों से भरी हुई पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के 200 गज ऊपर शाम को 5 बजे एक लेपर्ड आकर के बैठ गया और आसपास के इलाके का वो जायजा लेने लगा। और तब उसकी निगाह नीचे जलती हुई आग पर पड़ी, जहां पर जो जय किशन था वो अपना खाना बना रहा था। नौगांव का वो निवासी था। और तब उस लेपर्ड ने जय किशन का अपना शिकार करने के बारे में सोचा। वो जो लेपर्ड था वो उससे पहले भी इंसानी बॉडी को खा चुका था। वो जलती चिताओं के बीच में से इंसानी बॉडी को निकाल लेता था। वो वाली जलती चिताएं जो कि आसपास के जो गांव वासी थे, जब किसी की मृत्यु होती थी तो वो उसकी बॉडी को नीचे जो अलकनंदा नदी थी वहां तक ले जाते थे और लकड़े इकट्ठी करके बॉडी को जला करके आधा एक घंटा वहां बैठ करके उसके बाद वो वापस चले जाते थे। ज्यादा देर इंतजार नहीं किया जाता था वहां पर। और बाद में जब आग मध्यम पड़ जाती थी तो उस चिता के बीच में से वो बॉडी को खींच करके पंजों से बाहर निकाल लेता था और खा लेता था। और इसके अलावा अगर कोई गाड़ी गिर जाती थी, कोई एक्सीडेंट हो जाता था या लैंडस्लाइड या कोई इंसान नदी में गिर जाता था, उसकी बॉडी किनारे लग जाती थी, तो वो बॉडी भी अगर इस लेपर्ड को मिल जाती थी तो उसको भी यह निकाल करके खाया जाता था। ऐसा उस शिकारी के द्वारा लिखा गया है जिस शिकारी ने इसका शिकार किया था। और जलती चिताओं के बीच में से, धुआं देती चिता के बीच में से बॉडी को निकालने में एक्सपर्ट या मैन ईटर लेपर्ड था। वो जय किशन को जब उसने आग के किनारे बैठे देखा तो उसको कोई भी घबराहट नहीं हुई। आग, छोटी मोटी आग से वो लेपर्ड नहीं डरता था। और जय किशन को देख करके उसने थोड़ी देर अंधेरे का इंतजार किया। जब थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो धीरे धीरे घात लगाता हुआ पहाड़ी से नीचे उतरा और नीचे उतर करके जो जय किशन का जो खोखा था उसके पीछे जाकर के वो छिप करके लेट गया। पर जय किशन के जो खोखा था उसके पीछे आकर के, पहाड़ी दीवार के पीछे आकर के वहां पर छिप गया। तो इतने में जो जय किशन था उसका खाना बन चुका था और वो खाना लेकर के अपने खोखे के अंदर चला गया। और जो लेपर्ड था उसकी जय किशन को पकड़ने की जो योजना थी वो धरी की धरी रह गई। उसकी ये योजना थी कि जब जय किशन बैठा हुआ खाना बना रहा था तो वो पीछे से आकर के गर्दन को दबोच लेगा। लेकिन इससे पहले कि वो लेपर्ड और आगे बढ़ता, घात लगा करके आगे बढ़कर जय किशन को पकड़ता, जय किशन खाना लेकर के अपने खोखे के अंदर चला गया। और आधे घंटे तक जय किशन ने अंदर बैठ करके खाना खाया और पूरे आधे घंटे तक वो लेपर्ड उसी खोखे के पीछे छिपा रहा। और धेरे के रूप में ये जो लेपर्ड होता है ये बहुत ही बलवान होता है। कहने का मतलब ये है कि लेपर्ड बहुत धैर्यवान होता है। लेपर्ड को साथ टाइम का कोई बंधन नहीं होता। उसने अगर शिकार के बारे में सोच लिया है तो वो घंटों बैठ करके इंतजार कर सकता है। और पूरे आधे घंटे तक उसने जय किशन का इंतजार किया। हो सकता है जय किशन की खाने की आवाजें या कुछ और तरह की आवाजें उसको खोखे के अंदर से बाहर आ रही हों, क्योंकि जो लेपर्ड होता है उसकी सुनने की पावर भी बहुत तेज होती है। और अंदर खोखे में जय किशन खाना खा रहा था और उसके खोखे के बिल्कुल बगल में ही लेपर्ड छिपा बैठा था। और इस खाना खाने के बाद में जो जय किशन था वो बाहर आया। उसको ठंड लगी होगी या जो भी उसका कारण होगा, और बाहर आया। बाहर आकर के झुक करके वो उस धूनी में फूंक मार करके आग जलाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि जब जय किशन अंदर गया तो जो आग थी वो बुझ चुकी थी और हल्का हल्का धुआं दे रही थी। और उसको फूंक मार करके उसको दोबारा से आग जलाने के लिए जो जय किशन था वो झुका हुआ था। और जब जय किशन जैसे ही बाहर आया तो उसने अपनी मौत पर स्टैंप लगा दी। और जब उस गुलदार को यह पता चला कि उसका शिकार बाहर आया है तो बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ा और उसको ना तो उछलना पड़ा ना कूदना पड़ा, क्योंकि जय किशन उसमें झुका हुआ था और बिल्कुल वो गुलदार के मुंह के लेवल में था। गुलदार ने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया और जाकर के जय किशन की गर्दन दबोच ली। जय किशन ने उस मानव भक्षी गुलदार से अपनी गर्दन छुड़ाने की पूरी कोशिश की और इस कश्मकश में उसके द्वारा हाथ पैर भी चलाए गए होंगे और हाथ पैर चलाने से वो जो धूनी की राख थी वो वहां पर बिखर गई थी। लेकिन गुलदार के मुंह में जब एक बार इंसान की गर्दन आ जाती है तो इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। और जय किशन को मारने के बाद में वो जो गुलदार था वो सीधा उसको खींच करके उसी पहाड़ी के ऊपर ले गया। और पहाड़ी के ऊपर जब वो गुलदार चढ़ने लगा तो चढ़ाई में थोड़ी ताकत ज्यादा लगती है, तो गुलदार ने उसकी गर्दन पर से पकड़ छोड़ी और पकड़ छोड़ने के बाद में कुछ देर
सांस लेकर के उसने उसको शोल्डर से पकड़ा और शोल्डर से पकड़ करके घसीटता हुआ पहाड़ी के ऊपर चला गया। और कुछ ऊंचाई पर जाने पर एक हल्का सा नाला भी आया था। उस नाले के अंदर उतर करके वो फिर उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके उसने अपना शिकार को इत्मीनान से खाया। और इधर जो जय किशन का खोमचा था उसका दरवाजा खुला रह गया और वो वैसे ही पड़ा रह गया। सुबह के समय में 5 बजे जब दूध की सप्लाई देने वाला दूध देने के लिए आया तो उसने देखा कि जो जय किशन अपने खोमचे के अंदर अपने झोपड़ी के अंदर है ही नहीं, उसका डोर भी खुला हुआ है और वहां पर ब्लड के निशान पड़े हैं, पूरी राख बिखरी पड़ी है, चप्पल पड़ी है, कुछ दूरी पर टोपी पड़ी है उसकी और उस पर भी खून के दाग हैं। और उसे समझते देर ना लगी कि जो जय किशन है वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया है। उसने नौ गांव से आगे जाकर के जो खाकरा है, खाकरे के बिल्कुल बगल में ही तो 9 गांव है, वहां पर जाकर के उसने शोर शराबा मचाया और कुछ लोग इकट्ठे होकर के जब उसकी खोमचे की तरफ आए, उस झोपड़ी की तरफ आए, तो तब उन्हें साफ पता चल गया कि वो जो जय किशन था वो किसी लेपर्ड का शिकार हो गया है, क्योंकि वहां पर लेपर्ड पाए जाते हैं, वहां पर टाइगर नहीं मिलता। और उस सड़क के ऊपर में सुबह 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे तक भीड़ लगी रही उस खोखे की दुकान के आगे। और कुछ जने पुलिस में कंप्लेन लिखाने के लिए भी गए कि ऐसे ऐसे एक इंसान को एक जंगली जानवर उठा करके ले गया है। तभी उस सड़क से जो रामनगर के फील्ड डायरेक्टर थे प्रोजेक्ट टाइगर के, जिनका नाम था आनंद सिंह नेगी, वो जा रहे थे छुट्टियों पर अपने घर अगस्त्य मुनि की तरफ वो जा रहे थे। तो भीड़ को देख करके वो कुछ देर के लिए वहां पर रुके और उनको तब पता चला कि यहाँ पर एक लेपर्ड के द्वारा एक इंसान को मारकर खा लिया गया है और वो घसीट करके ले गया है। और आनंद सिंह नेगी के पास में अपनी 315 बोर की राइफल थी और साथ में उसका ड्राइवर था। वो लोग नीचे उतरे और उन्होंने उतर करके गांव वाले से पूछा पूरी घटना के बारे में, लेकिन कोई भी बंदा किसी घटना को नहीं बता पाया। उसके बाद नेगी ने घसीटन के निशानों का पीछा किया जो पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे और कुछ कदम जाने पर आनंद सिंह नेगी को बहुत बड़ी मात्रा में खून मिला, ब्लड मिला। और ये वही जगह थी जहां पर कि उस लेपर्ड ने उसकी गर्दन को छोड़ करके उसके शोल्डर को पकड़ करके फिर ऊपर ले गया था। और वहां पर काफी मात्रा में खून देख करके कुछ 5-7 जने जो गांव वाले थे वो आनंद सिंह नेगी के साथ आए थे, वो वहां पर घबरा गए और उसके बाद में उन्होंने ऊपर जाने से मना कर दिया। और लेकिन आनंद सिंह नेगी अपने ड्राइवर के साथ में कुछ और कदम आगे गए, लेकिन बाद में उनकी भी हिम्मत जवाब देगी, उन्होंने भी पीछा करना छोड़ दिया, क्योंकि एक तो वो इतने बढ़िया निशानेबाज नहीं थे, ना ही वो प्रोफेशनल शिकारी थे, केवल वो अपनी राइफल के साथ में ही थे। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी मैनीटर लेपर्ड का या मैनीटर टाइगर का शिकार नहीं किया था। और वो वापस से सड़क पर आकर के वो रुद्रप्रयाग गए। रुद्रप्रयाग जाकर के उन्होंने डीएम को फोन लगाया। डीएम को फोन लगाने के बाद में सारी घटना के बारे में बताया। उसके बाद में एक पुलिस फोर्स आई और साथ में कुछ लोकल शिकारी आए, उनके द्वारा उन निशानों का पीछा किया गया। और उन निशानों का पीछा करने के बाद में वो नाला जो पहाड़ी के कमर में मतलब उस पहाड़ी के बीच में करीब 100 गज की ऊंचाई चढ़ने के बाद में एक हल्का सा नाला था जो कि बरसातों में ही बहता था। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो वो बहकर आ जाता था और वो नाला सारा पानी लेकर के नीचे अलकनंदा में उड़ेल देता था। उसी नाले में बिल्कुल क्लियर उस लेपर्ड के पगमार्क मिले और उन पगमार्क से पता चला कि वो एक मेल लेपर्ड का पगमार्क है। और उस नाले के बाद में वो लेपर्ड फिर ऊपर पहाड़ी की तरफ उस बॉडी को लेकर के चला गया। और उस लेपर्ड की पावर देखिए कि उसका अपना वेट भी 70-80 किलो का होगा, क्योंकि लेपर्ड वूमन जो मेल लेपर्ड होता है उसका वजन 70-80 और अधिकतम 90 किलो तक मिलता है। और एक 60-70-80 किलो के इंसान को कितनी आसानी से वो स्टीप पहाड़ी के ऊपर खींच करके ले गया, ये लेपर्ड की पावर को दर्शाता है। इसके बाद में वो जो शिकारी दल था उन्होंने जहां पर उसकी बॉडी मिली उस जय किशन की आधी खाई हुई उससे करीब 60-70 फीट की दूरी पर एक पेड़ के ऊपर उन्होंने मचान बांधा और मचान बांध करके 3-4 पुलिस वाले और 1-2 लोकल शिकारी उस पर बैठ गए। और शाम को करीब 8 बजे उस बची हुई बॉडी पर, क्योंकि उस बॉडी को वो हटाया नहीं गया, ना वहां पर कोई बकरा बांधा गया, ना वहां कोई कुत्ता बांधा गया, ना कोई और कटरा बांधा गया, उस जय किशन की बॉडी को ही रस्सी से बांध करके वहां पर पड़ा रहने दिया। रात के 8 बजे लेपर्ड उस जय किशन की बॉडी पर आया और जब शिकारियों को पता चला तो उन्होंने उस लेपर्ड के ऊपर गोली भी चलाई, लेकिन उनके द्वारा चलाई गई गोली का कोई असर ही नहीं हुआ। लगता है लेपर्ड को गोली लगी नहीं, क्योंकि वो कोई खास प्रोफेशनल शिकारी नहीं थे, अंदाजे से ही उन्होंने गोली चलाई थी। और लेपर्ड जो था वो
जयकिशन की बॉडी को उस ले जाने की कोशिश तो की, लेकिन रस्सी से बंधी होने के कारण वो उसको तुरंत नहीं ले जा पाया। उसके बाद वो लेपर्ड दोबारा नहीं आया। रात के 11 बजे जो 4-5 जने शिकारी दल ऊपर बैठे थे वो उतर करके आए, और उसके बाद और इंसानों को और जनों को बुलाया गया और उसकी बॉडी को नीचे ले जाया गया ताकि लेपर्ड रात को उसको खा ना सके। और इस प्रकार उस मैन ईटर लेपर्ड का ये जो पहला अभियान था ये असफल हो गया। जब वापसी में आनंद सिंह नेगी 3-4 दिन के बाद में वापस रामनगर जा रहे थे, तो रामनगर जाकर के उन्होंने उस लेपर्ड को मारने के लिए जो ठाकुर दत्त जोशी थे उनको अपॉइंट किया, और ठाकुर दत्त जोशी को परमिट इशू कर दिया उस लेपर्ड को मारने के लिए। 4 फरवरी सन 1990 को जो ठाकुर दत्त जोशी थे वो श्रीनगर गढ़वाल पहुंच गए, और 5 फरवरी सन 1990 की बात है, नरकोटा नाम की एक जगह है जो कि रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा पहले, खाकरा और रुद्रप्रयाग के बीच में नरकोटा नाम की एक जगह पड़ती है। 2 साधु पैदल ही कहीं आगे जा रहे होंगे और उस सड़क पर वो पैदल ही चले, और वो चले थे श्री माताधारी मंदिर से, और शाम के करीब 5-5:30 बजे वो नरकोटा तक पहुंच गए। और नरकोटा में पहुंच करके उन्होंने वहां पर एक गुफा देखी। गुफा क्या थी, लैंडस्लाइड में 3-4 पत्थर ऊपर से लुढ़क करके आए थे और सड़क के किनारे ही वो पड़े हुए थे और बड़े बड़े पत्थर थे, उसमें गुफा नुमा जगह बन गई थी। और उन्होंने उस गुफा के अंदर ही अपनी रात बिताने के बारे में सोचा, क्योंकि उसके अंदर उनको हवा नहीं लगती थी ठंडी चारों तरफ से, और फरवरी का महीना था तो हल्की हल्की ठंड थी। वो जो 2 साधु थे, जब वो वहां पर आग जला करके, चूल्हा बना करके, 2 पत्थर रख करके उन्होंने आग जलाई, लकड़े इकट्ठी करके और खाना बनाने लगे, तो कुछ लोकल लोग जब वहां से वो निकल रहे थे तो उन्होंने उन साधुओं को सावधान किया। उनको बोला कि अगर रात को तुम्हारा यहाँ पर रुकने का विचार है तो ये जो पत्थर ऊपर से गिरे हैं इसके नीचे दब करके एक आदमी मर गया था, और उसकी प्रेत आत्मा आज भी इस रात को इस जगह पर घूमती है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रात को नहीं रुकना चाहिए। थोड़ा आगे अगर चलोगे तो 1.5-2 घंटे में रुद्रप्रयाग आ जाएगा, वहां जाकर के सुरक्षित जगह पर तुम रुक सकते हो, अगर सड़क पर भी रुकना है तो। वो जो साधु थे वो बोले, साधुओं को प्रेतों से कोई डर नहीं होता, और अब हम थक गए हैं, चूल्हा भी जला लिया है, हम यहीं पर सोएंगे, हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है साधुओं को, और प्रेत व्रेत कुछ नहीं होते, ऐसा कह करके साधुओं ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। और खाना वाना बनाने के बाद में जो साधु थे कंबल बिछा करके और कंबल तान करके वो लेट गए, और 1-1.5 घंटे तक तो वो आपस में बातें करते रहे, और उसके बाद कंबल तान कर वो सो गए। और शाम के 8 बजे जो लेपर्ड था वो ऊपर कहीं पहाड़ी पर ही था। वो जो लेपर्ड था उस खाकरे के आसपास, या तो पहाड़ी के ऊपर ही कहीं रहता था, या फिर नीचे अलकनंदा के आसपास रहता था, और आसपास के गांव में वो एक्टिव होता था। अमूमन जो लेपर्ड होता है वो शाम होते ही, दिन भर तो वो किसी झाड़ी में या किसी गुफा में सोया रहता है, और शाम होते ही किसी ऊंची जगह पर जाकर के बैठ जाता है, और आधा पौना 1 घंटा वो आलस्य में बैठा रहता है और आसपास के इलाके का अवलोकन करता रहता है, देखता रहता है, अपने शिकार की देखभाल करता है। यह लेपर्ड की एक खासियत होती है, और धीरे धीरे वो बस्तियों की तरफ, जैसे जैसे रात होती है बस्तियों की तरफ आता है, किसी कुत्ते को पकड़ने के लिए, या कोई शिकार मिल जाए, कोई बकरी मिल जाए उसको पकड़ने के लिए, और अगर मैन ईटर है तब भी वो गांव के आसपास आकर के शाम को सेट हो जाता है, और कोई इंसान अगर उसको टकर जाता है तो उसको पकड़ करके खा जाता है। ये मैन ईटर लेपर्ड की एक एक्टिविटी होती है खास। और उस दिन भी वो लेपर्ड उसी पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। ऊपर है उस लेपर्ड ने भी इन साधुओं को गुफा के पास आग जला करके खाना बनाते हुए देख लिया होगा, लेकिन दिन होने की वजह से वो लेपर्ड नीचे नहीं उतरा, वहीं पर वो छिपा रहा। लेकिन जब अच्छी तरह से रात हो गई और सब तरफ सन्नाटा छा गया तो लेपर्ड धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरने लगा, और साधु बेखबर दिन भर के थके हुए कंबलों में लिपट करके सोए हुए थे, और ऊपर से लेपर्ड के चलने से कुछ 2-4 पत्थर उचट कर नीचे गिरे। पत्थर कोई ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन जब वो पत्थर आकर के उन चट्टानों से टकराए, जो गुफा नुमा जगह में की वजह से वो चट्टानें पड़ी हुई थी, 3-4, एक चट्टान इधर पड़ी थी, एक इधर, और एक चट्टान पीछे पड़ी हुई थी, और ऊपर से वो खाली था, सामने सड़क थी, और वो पीछे जो चट्टान थी उसमें आकर के पत्थर टकराए कुछ, तो उससे आवाज हुई, तो एक साधु की जो नींद थी वो टूटी, और नींद टूटने के बाद में उसको बड़ी हल्की पद चांप, यानी किसी के पैरों के चलने की आहट पीछे पहाड़ी पर सुन पड़ने लगी।
और उन आवाजों को सुन करके वो साधु पहले घबराया और शाम को लोगों के द्वारा बताई गई प्रेत वाली बात उसके दिमाग में आ गई कि यहाँ पर एक इंसान दब के मर गया था, रात को वो यहाँ पर घूमता है, हो सकता है 2 पैरों वाला प्रेत ना हो, वो 4 पैरों वाला प्रेत हो जो पीछे आ रहा हो। और ये सब सोचता हुआ साधु सोच रहा था कि मैं अपने साथी को जगाऊं या क्या करूं, लेकिन कुछ देर के बाद में बिल्कुल खामोशी छा गई। हो सकता है कि उस लेपड़ को पता चल गया हो कि साधु जाग गया है और लेपड़ वहीं सांस खींच करके वहीं छिप गया हो और बिल्कुल शांति छा गई। किसी तरह की कोई आवाज, सन्नाटा, जो पैरों की आवाज थी वो भी बंद हो गई और आधे घंटे तक वो साधु जागता रहा। लेकिन जब किसी तरह की कोई आहट नहीं मिली तो वो दोबारा उसने सोने की कोशिश की और आधे घंटे के बाद में वो लेपड़ दबे पांव आया और जो सड़क की दिशा से घूम करके उसने एक साधु को गर्दन से सीधा ही पकड़ लिया। और जब उसने गर्दन से पकड़ा उस साधु को, तो वो तो कंबल ओढ़े पड़ा हुआ था और कंबल समेत ही उसकी गर्दन मुंह में आ गई और उसकी वजह से उसकी गर्दन पर लेपड़ की पकड़ सही ढंग से नहीं बनी। और जब लेपड़ ने उसको पकड़ करके खींचने की कोशिश की तो गर्दन उसके छूट गई उसके दांतों के मुंह, उसके दांतों में से, और जो कंबल उसके खिंच गया और कंबल खिंचने से उस साधु के ऊपर से कंबल हट गया और दोनों जने तो जाग चुके थे, लेकिन उनकी डर के मारे गिग्गी गिग्गी बंद गई और उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। और उस लेपड़ ने तुरंत एक कदम आगे बढ़कर उसी साधु को दोबारा गर्दन से पकड़ लिया और वो कोई मुकाबला नहीं कर पाए। उस साधु की मनोदशा के बारे में सोचिए, जो उसके बगल में ही पड़ा हुआ था, अपनी आंखों से अपने साथी को लेपड़ के द्वारा पकड़े जाते देख रहा होगा। उसके बाद में उस लेपड़ ने उस साधु को गर्दन से पकड़ा और गुफा के मुंह में से निकल करके, इस बार वो लेपड़ पहाड़ी के ऊपर नहीं गया और वो सीधा नीचे नदी, अलकनंदा नदी की तरफ, वो नीचे की तरफ उतर गया। और नीचे उतरने के बाद में करीब 70-80 गज नीचे जाने के बाद में अलकनंदा नदी जहां पर उसकी धारा बहती थी, वहां पर एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा के अंदर वो लेपड़ रहा करता था और वो जो गुफा थी वो पानी की वजह से बनी थी। जब बरसातों में नदी पूरी वेग से, पूरी ताकत के साथ बहती थी, तो वो जो पानी था वो जमीन को काट देता था। वो काट करके उसने गुफानुमा एक स्ट्रक्चर बना दिया था। लेकिन गर्मियों में जब पानी कम हो जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है, तो वो जगह सूखी हो जाती थी और उस गुफा को वो लेपड़ अपने छिपने के लिए इस्तेमाल करता था। सीधा उसी गुफा के अंदर वो लेपड़ उस साधु की बॉडी को लेकर के गया और वहां पर जाकर के उसने इत्मीनान से अपनी भूख को शांत किया। और जो साधु ऊपर बैठा हुआ था, अब उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी बाहर आने की। उसको लगता था कि अगर वो बाहर आएगा, कहीं लेपड़ मिल गया तो लेपड़ उसको भी मार डालेगा। वो कंबल को लपेटे हुए एक कोने में दुबका रहा और जैसे ही सुबह हल्का सा दिन हुआ तो साधु सड़क पर आया और उसने सड़क पर आकर के शोर मचाया। और जब लोग बाग इकट्ठे हुए तो पता चला कि मैन ईटर लेपड़ रात को एक साधु का शिकार कर लिया है और उसको उठा करके ले गया है। और 4 तारीख को जो ठाकुर दत्त जोशी थे वो श्रीनगर में रुके हुए थे। श्रीनगर से सुबह 8 बजे जब वो चले खागरा की तरफ, तो सुबह 10 बजे के आसपास वो जब खागरा पहुंचे तो उन्हें इस घटना के बारे में पता चला और उन्होंने देरी करने मुनासिब नहीं समझा और तुरंत उन्होंने अपनी 315 बोर की राइफल संभाली और साथ में प्रेम सिंह को लिया जो उनका साथी था, और साथ में एक फॉरेस्ट गार्ड भी उसके साथ आया था, उसको भी लिया। 3 जनों की ये पार्टी उन निशानों का पीछा करते हुए जब नीचे उतरी तो अलकनंदा नदी तक 60-70 गज वो नीचे उतर गए और उसके घिस्टन के निशानों का, पगमार्क का पीछा करते हुए जब वो गए तो वो जो पगमार्क थे, जो घिस्टन के निशान थे, वो करीब नदी के साथ साथ 100-150 गज आगे जाकर के एक गुफा की दिशा में चले गए थे। और उसके बाद वो गुफा के अंदर चले गए और उस गुफा में उन्होंने झांक कर देखा तो बहुत अंधेरा था। तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस गुफा के अंदर घुसने की, क्योंकि जो भी जना उस गुफा के अंदर घुसता उस गुस्सेल लेपर्ड का जरूर शिकार होता। लेपर्ड 100% उस गुफा के अंदर ही था, क्योंकि उसके घिस्टन निशान वहीं जा रहे थे और ये नहीं पता था कि वो गुफा कितनी गहरी है, कितनी लंबी है। हो सकता है उस गुफा का कोई दूसरा रास्ता कहीं दूसरी जगह भी निकलता हो, लेपर्ड वहां से निकल भागे। और उनके पास में हालांकि सर्च लाइट थी। सर्च लाइट जब उन्होंने उस गुफा के द्वार पर एक दूरी से रख करके मारी तो उनको उसके अंदर बहुत हड्डियां मिली। उन हड्डियों से उनको ये आइडिया हो गया कि ये जो लेपर्ड है ये इसकी रहने की जगह है और यहाँ पर ये शिकार को ला करके खाता है। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि 3 जनों की बजाय 40-50 जनों को इकट्ठा करके लाया जाए और इसकी गुफा पर धूनी जलाई जाए, आग जलाई जाए, या
शोर मचा करके, मशाले जला करके इस लेपर्ड को बाहर निकालने की कोशिश की जाए। और ये सोच करके जब वो वापस पलटे और 10-12 कदम ही वो गए थे, तो बड़ी तेजी से उस गुफा के अंदर से गुर्राता हुआ लेपर्ड निकला और वो सीधा ही 1 सेकंड में छलांगे मारता हुआ अलकनंदा नदी के साथ साथ पत्थरों के अंदर निकलता हुआ वो गायब हो गया। और जब वो लेपर्ड उस गुफा के अंदर में निकलता हुआ देखा उन्होंने, तो अब उनको गुफा के अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं था। वो तीनों जने वापस आए और सर्च लाइट को उन्होंने जलाया और राइफल उन्होंने तैयार रखी पूरी। जब ठाकुर जोशी उस गुफा के अंदर सर्च लाइट को जला करके अंदर की तरफ गए, तो 5-5.5 फीट की हाइट तक तो वो आराम से झुकते हुए चले गए, लेकिन उसके आगे वो नहीं गए। तो वहां पर उन्हें साधु की बॉडी भी मिल गई पड़ी हुई आधी खाई, और वहां पर और भी तमाम इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थी। उन इंसानी हड्डियों की मात्रा को देख करके ठाकुर जोशी ने अंदाजा लगाया कि इस लेपर्ड ने 2-3-4 जने नहीं, इसने दर्जनों इंसानों को मारकर खाया है। और ऐसे इंसान इसने मारे होंगे। कई मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग सड़कों पर पागल टाइप भी घूमते हैं, उनको उठा लिया होगा, किसी यात्री को उठा लिया होगा, और कोई अकेला दुकेला बंदा हो तो उसका पता भी नहीं चलता। यहाँ तो साधु दो थे, एक साधु को उठा के ले गया तो दूसरे साधु ने बता दिया, और अगर साधु अकेला ही होता तो उसका पता भी नहीं चलता। और इस प्रकार वो जो गुफा थी वो उस नदी के द्वारा बनाई गई थी। जब वो नदी पानी भर करके बरसातों में बहती थी और गर्मियों में सर्दियों में जब पानी कम हो जाता था तो पानी उतर जाता था, जगह सूखी हो जाती थी, उस गुफा का वो लेपर्ड इस्तेमाल करता था। इसके बाद ठाकुर जोशी उस दिशा की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़े जिस दिशा की तरफ वो लेपर्ड भाग करके कूद करके चट्टानों के बीच में से होकर के निकला था। लेकिन 40-50 गज आगे जाने के बाद में रास्ता ऐसा चट्टानों से भरा पड़ा था कि एक इंसान के लिए उसमें से निकलना मुश्किल था, तो इसलिए उसका ज्यादा पीछा नहीं किया जा सका और ठाकुर जोशी वापस गुफा की तरफ आ गए। और उसके बाद में वो रुद्रप्रयाग जाकर के पुलिस में उन्होंने कंप्लेन लिखाई और वहां आकर के उसकी बॉडी को बरामद किया गया साधु की। इसके बाद में उस लेपर्ड ने और क्या घटना की और उस लेपर्ड को किस प्रकार से मारा गया, ये सब मैं आपको अपने अगले जो मेरा ब्लॉग होगा उसमें मैं बताऊंगा। और तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।